अब हम डेवलपमेंट ऑफ वेलोसिटी बाउंड्री लेयर ऑन अ फ्लैट प्लेट। देखिए रीजन तो समझ लिया कि VBL का रीजन क्या है। अब हम डेवलपमेंट ऑफ VBL ऑन फ्लैट प्लेट पे देखेंगे कि किस तरीके से अब ग्रोथ होगा, इसका डेवलपमेंट किस तरीके से होगा। मैंने कहा कि हर एक सेक्शन पे वेलोसिटी अगर ये फ्लो कर रहा है या आपका U इन्फिनिटी फ्री स्ट्रीम फ्लो कर रहा है तो हर एक सेक्शन पे क्या बनेगा, हर एक सेक्शन पे वेलोसिटी बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट करेगा, हर एक सेक्शन पे वेलोसिटी प्रोफाइल एग्जिस्ट करेगा और उनके एक्चुअली हर एक सेक्शन पे जहां पे भी U इन्फिनिटी पे जाएगा, हर एक सेक्शन पे जहां पे भी U इन्फिनिटी, चूंकि मैक्सिमम तो कहां पहुंचना है, U इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचना है, जहां पे भी U इन्फिनिटी पे जाएगा, जहां पे भी U इन्फिनिटी पे जाएगा उनके लोकस को सिंपली ड्रॉ कर देंगे। वही आपका ग्रोथ ऑफ वेलोसिटी बाउंड्री लेयर कहलाता है या डेवलपमेंट ऑफ वेलोसिटी बाउंड्री लेयर कहलाता है। मैंने कहा फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, हर एक सेक्शन पे आपका वेलोसिटी प्रोफाइल एग्जिस्ट करेगा और हर एक सेक्शन पे कहां तक पहुंचेगा, U इन्फिनिटी तक पहुंचना है। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, ठीक है ना, U इन्फिनिटी तक पहुंचना है और हर एक सेक्शन पे जहां जहां U इन्फिनिटी हो सकता है यहाँ पे यहीं तक पहुंचे, हो सकता है यहाँ पे यहाँ पहुंच जाए, यहाँ पहुंच जाए, तो उन सारे लोकस को सिंपली मिला देना है। उन सारे लोकस को सिंपली क्या करना है, मिला देना है। वही क्या हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ द वेलोसिटी बाउंड्री लेयर हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज एग्जैक्टली योर। मैंने कहा कि इससे आने से पहले एक छोटा सा पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद समझना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। VBL थिकनेस y इज इक्वल टू डेल्टा, जो मैंने समझाया था, y इज इक्वल टू डेल्टा तक आपका वेलोसिटी बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट करेगा। उस डिस्टेंस को एक्चुअली वेलोसिटी बाउंड्री लेयर थिकनेस कहते हैं, VBL थिकनेस कहते हैं। मैंने कहा इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, सिंपली डिस्टेंस नॉर्मल टू द सॉलिड सरफेस वेयर U इज इक्वल टू 0.99 U इन्फिनिटी। हर एक सेक्शन के अकॉर्डिंग डेल्टा क्या हो सकता है आपका, डिफरेंट हो सकता है। मैंने कहा हर एक सेक्शन के अकॉर्डिंग डेल्टा क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा हो सकता है हर एक सेक्शन पे वेलोसिटी प्रोफाइल मिले और प्रोफाइल जो मिलेगा हर सेक्शन पे हमें U इन्फिनिटी तक पहुंचना है। तो हो सकता है यहाँ पे यहीं पे पहुंच जाओ, यहाँ पे यहाँ तक जाना पड़े, यहाँ पे यहाँ तक जाना पड़े, ठीक है ना। तो डेल्टा का वैल्यू तीनों जगह पे क्या होगा, डिफरेंट होगा और उनका सबका लोकस मिलाओगे, दैट वन इज कॉल्ड एज द ग्रोथ ऑफ द वेलोसिटी बाउंड्री लेयर। तो जनरली आपने बुक वगैरह में देखा होगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं और बुक में भी जाने से पहले ये छोटा सा डील करते हैं। दैट वन इज कॉल्ड एज द, ये फ्लैट सरफेस है एक आपका, अगेन मैंने बताया कि दैट वन इज लाइक लुक्स लाइक दिस वन। इसका विड्थ जो है, सामने वाला लेंथ दिख रहा है आपको, इसका जो विड्थ है, विड्थ इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो मैंने कहा कि एक प्लेट है, इसका जो एक जहां से फ्लो क्या होगा, एक्सपोज होगा इस प्लेट पे, जहां से फ्लो एक्चुअली एक्सपोज होगा इस प्लेट पे, दैट वन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द लीडिंग, दैट वन इज कॉल्ड एज द लीडिंग एज, जहां से लीड करेगा एक्चुअली, ठीक है ना। और इसको लेते हैं हम x इज इक्वल टू 0 और इसी x इज इक्वल टू 0 से आगे x की तरफ मूवमेंट करते हैं, सारा कैलकुलेशन इसी x के अलोंग या फ्लो के डायरेक्शन के अलोंग लेते हैं, ठीक है ना। सारा कैलकुलेशन इसी x के अकॉर्डिंग करते हैं हम, फ्लो के डायरेक्शन के अलोंग करते हैं। और जहां पे आपका खत्म हो रहा है प्लेट, उस एज को एक्चुअली एक एज क्यों नाम दिया मैंने, एक्चुअली ये एक प्लेट है। तो देखिए थोड़ा ध्यान से, एक लीडिंग एज एग्जिस्ट करेगा आपका, एक लीडिंग एज एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पे एक ट्रेलिंग एज एग्जिस्ट करेगा। दैट्स वाई जहां पे खत्म हो रहा है, that one is called as the trailing edge, ठीक है ना। that one is called as the trailing edge। इसे मिटा दे रहा हूं मैं, I'm going to erase it। बस मुझे ये बताना था कि VBL थिकनेस एक आता है और वो समझ लीजिए। एक चीज और, जो भी इसका लैंग्वेज है, मतलब मैं यहाँ डिक्टेट तो करवा नहीं रहा हूँ ऑब्वियस, लेकिन इस सारे लैंग्वेजेस सारा जो होगा मैं PDF फॉर्म में आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। आप उसे अपने कॉपी पे नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि ठीक है आप गेट एग्जाम कर गए, गेट एग्जाम हो गया, चाहे जो भी हो गया, बट ये सारे कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम, अगर लाइफ टाइम आप इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हो तो लाइफ टाइम ये सारे कॉन्सेप्ट काम आने वाले हैं। तो अगर ये सारे लैंग्वेज आपके पास रहेंगे, जो भी मैंने यहाँ पे बताया, तो अगर सारे लैंग्वेज रहेंगे तो कभी भी आप उसे रेफर कर सकते हो और कभी भी समझ सकते हो। अगर लैंग्वेज नहीं रहेगा तो इट मे बी कि 3 साल 4 साल 6 साल के बाद समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना।
दैट वन इज, इसलिए मैं इस लैंग्वेज को पीडीएफ फॉर्म में कंप्लीटली आप लोगों को जो भी डिक्टेट करवाता हूं जनरली मैं, वो पीडीएफ फॉर्म में भेज दूंगा, आप उसे प्रॉपर नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे भी बहुत सारा लैंग्वेज है, इसमें भी कम से कम इस चीज को जब मैं डील करूंगा सिर्फ फ्लैट प्लेट को, दैट वन इज ऑलमोस्ट ऑफ 1 to 1.5 आवर, ऑलमोस्ट इतना टाइम तो लगेगा, क्योंकि पूरा का पूरा फिनोमेना, एक बार अगर ये फिनोमेना समझ गया तो पाइप का भी फिनोमेना समझना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर अदर फिनोमेना, स्फीयर वगैरह के ऊपर भी फिनोमेना समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा लेकिन इजी जरूर हो जाएगा। तो मैंने कहा कि दैट वन इज लीडिंग एज, दैट वन इज ट्रेलिंग एज, ठीक है। और ये आपका क्या हुआ, यू इन्फिनिटी। अब कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, अब बुक वगैरह देखोगे तो मैंने कहा कि कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, दैट वन इज नॉट द स्ट्रेट लाइन, ये समझाऊंगा मैं, ठीक है ना। एक्चुअली इट विल बी लुक्स लाइक पैराबोला, और ये भी आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है, दैट वन इज ऑल्सो कर्वेचर, ठीक है ना, दैट वन इज ऑल्सो कर्वेचर। तो यहाँ पे डील कर रहा हूं मैं कि ये रीजन जो है लीडिंग एज से अप टू दिस रीजन, लीडिंग एज से अप टू दिस रीजन, लीडिंग एज से अप टू दिस रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड एज द लैमिनार रीजन ऑफ फ्लो। लैमिनार के बारे में समझाऊंगा, डोंट वरी, लैमिनार रीजन, क्योंकि मुझे यहां पे सब कुछ समझाना पड़ेगा। लैमिनार रीजन ऑफ फ्लो, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां पे कोई स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट ने इसे नहीं पढ़ा है, मैं यही मान के चल रहा हूं। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो इनको पढ़ चुके होंगे, बट स्टिल मैं यही मान के चल रहा हूं। दैट वन इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन रीजन ऑफ फ्लो, ट्रांजिशन रीजन ऑफ फ्लो। ये सॉलिड सरफेस है, फ्लैट प्लेट यूएस, इसको इरेज कर रहा हूं मैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, ये आप समझ गए। आई एम गोइंग टू इरेज इट, कॉन्सेप्ट जो समझना है वो समझते हैं। दैट वन इज कॉल्ड एज अ टर्बुलेंट रीजन ऑफ फ्लो, टर्बुलेंट रीजन ऑफ फ्लो। अब बारी बारी से एक एक रीजन को समझेंगे। पहले लैमिनार रीजन को आराम से समझेंगे, ट्रांजिशन रीजन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन रीजन अपने आप में अगर इसका एनालिसिस करने जाओगे तो आप एक तो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस इसका करना पड़ेगा ट्रांजिशन रीजन का, और ट्रांजिशन रीजन के बारे में बताऊंगा कि इसका रेंज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। बताऊंगा कि जब आप एक्सपेरिमेंटली करने जाओगे फ्लैट प्लेट पे, स्मूथ प्लेट पे, तो क्या होगा, इनके बीच एक्चुअली बहुत ज़्यादा रेंज हो जाता है। तो लेकिन आप साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग जो एक्सेप्टेंस है टर्बुलेंट और लैमिनार का, ठीक है, वो बताऊंगा मैं, आई विल डिस्कस। तो सबसे पहले लैमिनार रीजन ऑफ फ्लो। सबसे पहले लैमिनार रीजन ऑफ फ्लो के आने से पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये लैमिनार फ्लो होता क्या है। लैमिनार फ्लो होता क्या है, ये जो है, ये इस लाइन, ये हाइपोथेटिकल लाइन के भी बारे में बताऊंगा। पहले थोड़ा लैमिनार फ्लो के बारे में समझा लूं मैं, ठीक है। इस हाइपोथेटिकल लाइन के भी बारे में बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, एवरीथिंग आई विल डिस्कस, ठीक है ना, ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर, जिसे कहते हैं ना, क्रिस्टल क्लियर हो जाए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, और आगे जब हम बढ़े तो आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। और एक बार ये कर लिया तो थर्मल कन्वेक्शन, मैंने कहा बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला नहीं है, जो टाइम इसी में है, जो टाइम जाता है इसी में जाता है, बाकी आपके थर्मल कन्वेक्शन में नहीं। व्हाट इज लैमिनार फ्लो, लैमिनार रीजन ऑफ फ्लो। लैमिनार फ्लो क्या कहलाता है, शायद बहुत स्टूडेंट पढ़े भी होंगे, ठीक है। समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज अ streamlined motion, sometimes it is called as the one layer slides over the other and all these things, बहुत सारे definition आते हैं। organized form of flow, laminar flow is also called as the fluid mechanics में इससे ज़्यादा organized form of flow आपको नहीं मिलता है। in fluid mechanics laminar flow is quite organized form of flow, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं laminar flow के बारे में, लेकिन बहुत इजी वे में हम समझेंगे, बहुत ही इजी वे में समझेंगे कि क्या है लैमिनार फ्लो। द
laminar flow, the word laminar is actually comes from the lamina, a Greek word. Greek word. Lamina का मतलब होता है एक ऐसा सतह जिसका कोई भी सिर्फ सरफेस है, having no any thickness. वॉल्यूमेट्रिक बॉडी मतलब नहीं है. जैसे कंडक्शन में मैंने बताया था, जिस तरीके से कंडक्शन में मैंने बताया था कि एक सरफेस है, इसका कोई वॉल्यूम नहीं है, इन द सेम वे लैमिना का मतलब एक सरफेस होता है और यू कैन से सिंपली अ लेयर, ठीक है, जिसका कोई थिकनेस नहीं है, कोई भी वॉल्यूमेट्रिक बॉडी नहीं है, इट हैविंग ओनली अ सरफेस. जैसे एक जनरल वर्ड भी यूटिलाइज करते हो, सर्कुलर लैमिना, ठीक है ना, सर्कुलर प्लेन जिसे कहते हैं, ठीक है ना, एक प्लेन सरफेस होता है, दैट वन इज कॉल्ड एज द लैमिना. एक वर्ड और जानते होंगे आप लोग, द वर्ड इज कॉल्ड लैमिनेशन. The word is called lamination. The lamination word is still comes from that word lamina. Lamina से ही आया है. Lamination में हम क्या कराते हैं? You know very well. अपने अच्छे डॉक्यूमेंट्स, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उसे लैमिनेट कराते हैं. एंड लैमिनेशन इज स्टिल लुक्स लाइक अ प्लेन सरफेस. उसका थिकनेस ऑलमोस्ट क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है. यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, ठीक है ना. एंड दैट वन इज ऑलमोस्ट प्लेन सरफेस. तो मैंने कहा कि सपोज टू बी आपके पास इतनी पढ़ाई आपने कर लिया कि आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो मैंने कहा कि उन सबको आपने लैमिनेट करा लिया, और सबको एक दूसरे के ऊपर रख दिया, ठीक है, सपोज टू बी. और क्या किया? सबसे ऊपर वाले पे एक शियर फोर्स, एक पैरेलल फोर्स लगा दिया, जिसके कारण क्या डेवलप होगा? शियर स्ट्रेस डेवलप होगा. एक पैरेलल फोर्स लगा दिया, ठीक है ना. दैट मींस नथिंग बट द फ्लूइड मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इसे क्या कहते हैं? विस्कस फोर्स कहते हैं. या फिर क्या उसके कारण डेवलप होगा? दैट वन इज कॉल्ड एज शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, जो फ्लूइड मैकेनिक्स में विस्कस शियरिंग स्ट्रेस कहा जाता है. जब सब लैमिनेटेड शीट्स आपने रख दिया, सबसे ऊपर वाले पे आपने एक शियर फोर्स लगा दिया, अब क्या देखोगे? देयर विल बी मूवमेंट विल बी लाइक लेयर टू लेयर. मूवमेंट आप कैसे देखोगे? सिंपली यू कैन इजिली सीन इन योर होम एज वेल, ठीक है. लेयर टू लेयर मूवमेंट देखोगे, कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखोगे, ये मिटा दूं मैं. कुछ इस तरीके का मूवमेंट आप देखोगे. इस तरीके का मूवमेंट आप देखोगे, लेयर टू लेयर मूवमेंट. दैट वन इज एग्जैक्टली नथिंग बट कॉल्ड एज अ लैमिनार फ्लो. इसी को हम लैमिनार फ्लो कहते हैं. लेयर टू लेयर मूवमेंट, और यू कैन से वन लेयर सिंपली स्लाइड्स ओवर द अदर, ठीक है ना. एक लेयर के मॉलिक्यूल दूसरे लेयर के मॉलिक्यूल से कोई डिफ्यूजन नहीं होता है, आपका कोई भी कोलिजन बहुत ज्यादा नहीं होता है. बहुत ज्यादा एक लेयर का मॉलिक्यूल एक ही लेयर में मूवमेंट करता है, दैट वन इज सिंपली कॉल्ड एज अ व्हाट? लैमिनार फ्लो, ठीक है ना. इवन आप अब लैमिनेटेड शीट नहीं है तो कैसे करोगे? अपने कॉपी को लेना, बंद करना, अपने कॉपी को लेके बंद करोगे, और उस सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे क्या करना? एक पैरेलल फोर्स लगा देना, एक शियर स्ट्रेस लगाना, एक शियर फोर्स लगा देना, ठीक है. यू कैन रियलाइज कि अगेन यू कैन सी द लेयर टू लेयर मूवमेंट. और जनरली स्टूडेंट ऐसे क्या करते हैं? इस तरीके से कॉपी को करके कुछ नाम वगैरह भी लिखते हैं, कि या फिर सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट का नाम होता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखते हैं, या हीट ट्रांसफर या फ्लूइड मैकेनिक्स या थर्मोडायनामिक्स इस तरीके से लिखते हैं, ताकि ये इस तरीके से नाम. देन यू कैन इजीली रियलाइज दैट वन इज आल्सो कॉल्ड एज द लेयर टू लेयर मूवमेंट. व्हेन वन लेयर स्लाइड्स ओवर द अदर, ठीक है ना. तो इसका मतलब क्या? एक लाइन का, मात्र और मात्र एक लाइन का डिफिनेशन आपका लैमिनार फ्लो का. व्हेन द फ्लो इज इन लैमिनेटेड वे, दैट्स इट. व्हेन द फ्लो इज इन लैमिनेटेड वे, दैट वन इज सिंपली कॉल्ड एज द लैमिनार फ्लो, ठीक है ना. इट इज क्वाइट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ फ्लो. मैंने कहा बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म. फ्लूइड मैकेनिक्स में इससे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ फ्लो नहीं होता है, ठीक है. ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ फ्लो. और ये कब एग्जिस्ट करता है? जनरली हाई विस्कस फ्लूइड. जनरली
generally high viscous fluid at low velocity. Generally high viscous fluid at low velocity क्या किस में फ्लो करता है? ऑलवेज मूव इन द लैमिनेटेड वे, ऑलवेज मूव इन द लैमिनेटेड वे और इन लैमिनार फ्लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि लैमिनार रीजन ऑफ फ्लो क्या है। इसे ध्यान रखना, लैमिनार फ्लो को ऑर्गेनाइज फॉर्म, टर्बुलेंट फ्लो कहीं ना कहीं इसी के बेसिस पे बताऊंगा कि क्या है आपका टर्बुलेंट फ्लो, तो इसे याद रखना। लेकिन पहले मैं इसे डील कर लूं कि ये है क्या एक्चुअली। ठीक है ना, ये है क्या? देखिए ये है, इस लाइन हाइपोथेटिकल लाइन है। सबसे पहले तो मैंने ये कह दिया ये हाइपोथेटिकल, इस हाइपोथेटिकल लाइन के बारे में अभी आपको पता चल जाएगा, अभी तो समझ में नहीं आएगा लेकिन मुझे लिखना जरूरी है। ठीक है, ताकि आप समझ सको। हाइपोथेटिकल लाइन है जो एक्चुअली फ्लो को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक तो वीबीएल रीजन, इस लाइन के नीचे पूरा का पूरा वीबीएल रीजन है। वीबीएल रीजन का मतलब जिसमें वेलोसिटी प्रोफाइल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, वीबीएल रीजन वो है जिसमें वेलोसिटी प्रोफाइल एग्जिस्ट करेगा बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल इफेक्ट, बिकॉज ऑफ द विस्कस इफेक्ट। और इसके ऊपर वाला रीजन, ये कोई ऐसा कुछ नहीं है कि रियल में ऐसा कोई लाइन है, हाइपोथेटिकल लाइन है, बस अपने कन्वीनियंस के लिए। इसके ऊपर भी फ्लो एग्जिस्ट करेगा यार। इसके ऊपर जब यू इन्फिनिटी है तो यू इन्फिनिटी पूरा है तो यू इन्फिनिटी पूरा एग्जिस्ट करेगा ना इस प्लेट के ऊपर, तो इसके ऊपर भी फ्लो एग्जिस्ट करेगा। इसके ऊपर कौन सा फ्लो एग्जिस्ट करेगा? जो आपका वीबीएल के बियॉन्ड होगा, यानी कि वैसे लेयर्स जिनकी वेलोसिटी क्या होगी, जिनकी वेलोसिटी रिमेन्स एसेंशियली अनचेंज्ड। और ऊपर वाला रीजन क्या कहलाता है? इरोटेशनल। मैंने कहा इनविस्किड रीजन क्या लो या इरोटेशनल रीजन ऑफ फ्लो, इरोटेशनल रीजन ऑफ फ्लो, इरोटेशनल रीजन ऑफ फ्लो इसके ऊपर हाइपोथेटिकल लाइन है। और ये अपने आप में हाइपोथेटिकल लाइन क्या है? ये अपने आप में हाइपोथेटिकल लाइन क्या है? इट इज एक्चुअली व्हाट? इट इज एक्चुअली द लोकस ऑफ द पॉइंट, इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट, इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट। हाइपोथेटिकल लाइन क्या है इसके बारे में लिख दे रहा हूं। इट इज एक्चुअली locus of the point where u is equal to 0.99 u infinity. It is simply defined as it is the locus of that point where u is equal to u infinity। यानी कि इन सारे पॉइंट्स पे आ रहे, VBL है, VBL का ये बाउंड्री है, तो बाउंड्री पे आपका क्या होगा? सीधी सी बात है, ऑलरेडी बता चुका हूं, 0.99 u infinity होगा। ठीक है, समझेंगे इसके बारे में। और इट सिंपली डिवाइड्स द फ्लो इनटू two reason. The first one is into two reason. First one is called as a, क्या कहेंगे इसे? पहले वाले को कहेंगे VBL रीजन, जिसमें आपका बताया मैंने विस्कस इफेक्ट होता है और साथ ही साथ रोटेशनल फ्लो भी होता है। VBL रीजन वेलोसिटी बाउंड्री लेयर रीजन। और एक चीज और अभी तक मैंने नहीं बताया, VBL को समटाइम्स हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री भी, इसलिए कहीं पे भी हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर दिख जाए, हाइड्रोडायनामिक इसको दूसरा भी कहते हैं, हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर, VBL रीजन को हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर भी कहते हैं। सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी क्वेश्चन में दिख जाए तो ये मत सोचना कि ये कहां से आ गया। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इरोटेशनल रीजन ऑफ फ्लो, इरोटेशनल रीजन ऑफ फ्लो, ये ध्यान रखिएगा। दैट वन इज, तो पहले इस लैमिनार रीजन ऑफ फ्लो की बात करते हैं, उसके बाद देखेंगे हम। ठीक है ना, बाकी जो भी आगे देखना होगा
समझना होगा। तो मैंने कहा 2 सेक्शन लिया मैंने इस लैमिनार रीजन ऑफ, उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। 2 सेक्शन लिया मैंने यहां पे, आई एम टेकिंग अ सिंपली 2 सेक्शन हियर, ठीक है, सिंपली 2 सेक्शन। बहुत स्पेस है हमारे पास, सफिशिएंट स्पेस है हमारे पास। दैट वन इज 2 अब क्या हुआ देखिएगा थोड़ा ध्यान से प्लीज। मैंने कहा फ्लो तो इस पूरे पे क्या होगा, इस प्लेट के जस्ट एडजेसेंट लेयर सबका सब क्या होगा, यहां लीडिंग एज से लेके ट्रेलिंग एज तक क्या होगा आपका, नो स्लिप कंडीशन में होगा। ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। फ्लो तो इस लीडिंग एज से इस ट्रेलिंग एज तो से तक जो एडजेसेंट लेयर होगा सबके सब किस में होंगे, आपके नो स्लिप कंडीशन में होंगे। तो यहां पे एक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, यहां पे क्या होगा आपका एक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है ना। ये दोनों मॉलिक्यूल किस में होंगे, सेक्शन है तो मॉलिक्यूल को ही देखना पड़ेगा हमें, सीधी सी बात है, फ्लूइड पार्टिकल को ही समझना पड़ेगा। तो इसके एडजस्टेंट एक मॉलिक्यूल, इसके इस सेक्शन के एडजस्टेंट एक मॉलिक्यूल, ये भी नो स्लिप कंडीशन में, ये भी नो स्लिप कंडीशन में, ठीक है। अब क्या होगा, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, ये देखिए ये अपने ऊपर वाले मॉलिक्यूल को रिटार्ड करेगा, लेकिन थोड़ा समझिएगा प्लीज, थोड़ा सा यहां पे समझने वाली बात है, क्योंकि ये समझोगे तभी ये पता चलेगा कि आखिर ये लेयर बढ़ता क्यों जा रहा है, ठीक है ना, ये समझना होगा। जस्ट एट द लीडिंग एज, जस्ट एट द लीडिंग एज एकदम से एक मॉलिक्यूल आके बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन ऊपर वाला जस्ट जो मॉलिक्यूल होगा, अरे भैया मेरे वो रिटार्ड होता होता, मैंने कहा कि देखो एक एग्जांपल समझा रहा हूं मैं। एक सरफेस है, ये आपका एक ए है और इनके बीच फ्रिक्शन है, ठीक है, इनके बीच फ्रिक्शन है। यहां जस्ट यहां पे मैंने एक वेलोसिटी इंपार्ट किया v1, जस्ट वेलोसिटी इंपार्ट किया इस सरफेस, ये आपका सरफेस है। मैंने कहा ना इसे एकदम सिंपली फ्रिक्शन की तरह, फ्रिक्शन समझ लोगे, ये समझ, जब भी कोई प्रॉब्लम हो फ्रिक्शन को सामने ले आके रखना कि अगर फ्रिक्शन के साथ ऐसा हो रहा होगा तो यहां पे भी ऐसा ही होगा, बस बात खत्म, ठीक है। तो मैंने कहा v1a फ्रिक्शन एंड दैट वन इज द सरफेस। मैंने यहां एक सर्टेन इंपार्ट दिया v1, जिस समय इंपार्ट किया मैंने उस समय तो v1 ही होगा ना, धीरे धीरे जाके धीरे धीरे रिटार्ड होना, बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन रिटार्ड होना शुरू करेगा और धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होनी शुरू होगी। बट एट दैट इंस्टेंट जिस समय इंपार्ट किया मैंने उस समय तो क्या होगा आपका, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, सेम वेलोसिटी v1 होगा। इन द सेम वे नो स्लिप कंडीशन के कारण ये तो आके एकदम स्टैग्नेट कर गया, स्टैग्नेशन का मतलब बिल्कुल जीरो वेलोसिटी होना कहलाता है। ये तो मॉलिक्यूल जो प्लेट से नो स्लिप कंडीशन में है वो तो स्टैग्नेट कर गया, लेकिन जस्ट ऊपर वाला मॉलिक्यूल ये आएगा यहां तक तो इसकी u इंफिनिटी होगी, लेकिन जैसे ही ये प्लेट को एक्सपोज करना शुरू करेगा ये वेलोसिटी रिटार्ड्स, जस्ट लाइक दिस वन, जस्ट लाइक दिस वन। ये मॉलिक्यूल जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये रिटार्ड होना शुरू करता जाएगा, रिटार्ड होना शुरू करता जाएगा। तो जस्ट एट दिस इंस्टेंट इसकी वेलोसिटी इंफिनिटी, जस्ट इंफिनिटी नहीं सॉरी u इंफिनिटी, इसकी वेलोसिटी u इंफिनिटी एट दिस पॉइंट फ्लूइड पार्टिकल, जस्ट नेबरिंग फ्लूइड पार्टिकल का, ठीक है ना, जस्ट नेबरिंग फ्लूइड पार्टिकल का u इंफिनिटी। लेकिन जैसे ही फ्लो x से x इज इक्वल टू 0 से आगे बढ़ा, फ्रिक्शन पिक्चर में आया और फ्रिक्शन पिक्चर में आने के कारण क्या हो गया, इसका रिटार्डेशन शुरू हो गया। अब जब रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा व्हाट हैपन, धीरे धीरे रिटार्ड करेगा और यहां पे आके इसकी वेलोसिटी हो सकता है u इंफिनिटी से कम हो जाए, लेकिन दैट वन इज, एक मिनट मुझे रुक जाइए, थोड़ा सा प्रोफाइल बना लेने दीजिए, ठीक है ना, ताकि कन्वीनियंस होगा थोड़ा, बाकी कुछ नहीं है। हालांकि इतना बड़ा तो मैं नहीं बना पाऊंगा, इतना स्पेस ही नहीं है मेरे पास, इतना बड़ा लेंथ बनाना मेरे पास स्पेस ही नहीं है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितना बड़ा मैं बना रहा हूँ उतना ही आपको u इंफिनिटी समझना होगा, ठीक है ना। तो मेरे पास तो उतना स्पेस ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका जस्ट नेबरिंग पार्टिकल का क्या होगा, फ्लूइड डिक्रीज करेगा, जैसे ही एक्सपोज होगा x इज इक्वल टू 0 से आगे बढ़ेगा,
डिक्रीज करेगा, ये अपने ऊपर वाले मॉलिक्यूल का क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा, ये अपने ऊपर वाले मॉलिक्यूल का डिक्रीमेंट करेगा, और फाइनली एक ऐसा पॉइंट होगा जब क्या पहुंच जाएगा आपका यू इन्फिनिटी, कहां तक पहुंच जाएगा 0.99 यू इन्फिनिटी, यू इज इक्वल टू, ठीक है ना। और यही डिस्टेंस आप क्या कहते हो, दैट वन इज कॉल्ड एज द, ये सेक्शन 1 है तो इसे डेल्टा 1 कह दिया मैंने, ये सेक्शन 1 है तो इसे डेल्टा 1 कह दिया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। ये तो रिटार्ड होना शुरू किया, यहां रिटार्ड हुआ, आगे बढ़ता जाएगा, यहां पे भी तो रिटार्ड होगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी और कम हो जाएगी, इसका लेंथ और क्या कर सकता हूं, डिक्रीज कर सकता हूं मैं, ठीक है ना। यहां तक चलते 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 यहां तो और क्या हो जाएगा, यहां तो और रिटार्ड कर जाएगा, थोड़ा मॉलिक्यूलर एक्टिविटी समझते हैं, यहां और ज्यादा रिटार्ड हो जाएगा। जैसे ये चलते चलते रिटार्ड होता होता एक टाइम ऐसा आएगा इनमें भी स्टॉप कर जाए, ठीक है। तो मैंने कहा कि और रिटार्ड हो जाएगा, ये भी मॉलिक्यूल आगे चलता चलता ये भी रिटार्ड हो जाएगा, ये भी रिटार्ड हो जाएगा, और ये भी रिटार्ड हो जाएगा, यानी कि यू इन्फिनिटी से कम हो जाएगा, यानी कि फर्दर आपको यू इन्फिनिटी तक पहुंचना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, यू इन्फिनिटी तक पहुंचना ही है। एक पूरा आपका फ्लो, आपका पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा यू इन्फिनिटी है, तो कहीं ना कहीं जाके तो क्या होगा आपका यू इन्फिनिटी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो मैंने कहा ये भी आगे बढ़ा तो क्या हो गया आपका, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, इन द सेम वे यू इन्फिनिटी पे पहुंचने के लिए आपको ट्रांसवर्स डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, इन द सेम वे आपको ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे, ये दोनों लेंथ ना भी हो तो टेंशन मत लेना, ये समझ के चलना कि बोथ हैविंग द सेम, क्योंकि मेरे पास उतना स्पेस नहीं है तो मैं इस तरीके से समझाऊंगा। ये आप देखिए छोटा हो गया, इसकी भी वेलोसिटी डिक्रीज कर गई, इसकी भी वेलोसिटी डिक्रीज कर गई, इसकी भी वेलोसिटी डिक्रीज कर गई, और इसकी भी वेलोसिटी डिक्रीज कर गई, ठीक है ना। अब क्या होगा इस पॉइंट पे, दैट वन इज एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, ये वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, ठीक है। इसकी भी वेलोसिटी डिक्रीज कर गई, तो डिक्रीज होने के कारण आपको क्या मूव करना पड़ा, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ज्यादा डिस्टेंस मूव करना पड़ा, एंड दैट वन इज स्टिल, ये भी क्या होगा, u इज इक्वल टू 0.99 यू इन्फिनिटी। आप समझ रहे हो कि डेल्टा क्यों बढ़ गया, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, समझ रहे होगे आप कि डेल्टा क्यों बढ़ गया, दैट वन इज डेल्टा 2। नाउ व्हाट वी कैन राइट डाउन फॉर द लैमिनार फ्लो, डेल्टा 2 इज ग्रेटर देन डेल्टा 1। पहले मैंने कहा पूरा का पूरा लैमिनार फ्लो डिस्कशन करूंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा मैं, ठीक है। ये नहीं कि टर्बुलेंट ट्रांजिशन बीच में कुछ नहीं, नथिंग, सिर्फ लैमिनार फ्लो। u इज इक्वल टू 0.99 यू इन्फिनिटी, u इज इक्वल टू 0.99 यू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या, लैंग्वेज में क्या लिखा जा सकता है, एज वी मूव इन द लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो तो ऑलरेडी बता दिया, सिंपली द फ्लो विच इज इन लैमिनेटेड वे, दैट्स इट। और यू कैन से वन लेयर स्लाइड्स ओवर द अदर, दिस इज द सेकंड थिंग, सेकंड डिफिनेशन। और ये कह सकते हो कब एग्जिस्ट करेगा आपका, व्हेन द हाई विस्कस फ्लूइड विथ लो वेलोसिटी लैमिनार फ्लो एग्जिस्ट करेंगे। और तीसरा पॉइंट ये कि द लैमिनार फ्लो इज क्वाइट ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है। इनमें बहुत ज्यादा क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक लेयर में मूव कर रहे हैं तो एक ही लेयर में मूव करेंगे, मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन नहीं होगा वन लेयर टू अदर लेयर, जिसके कारण आपका, ठीक है, वन लेयर टू अदर लेयर आपका डिफ्यूजन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए बहुत ज्यादा रैंडम नहीं होता है, एक लेयर का मतलब एक लेयर, पार्टिकल एक लेयर में मतलब एक लेयर, ध्यान देते हैं। तो मैंने कहा व्हाट हैपन एग्जैक्टली, तो क्या कह सकते हैं लैमिनार फ्लो के लिए, एज वी मूव इन द लैमिनार रीजन ऑफ फ्लो ऑन द फ्लैट प्लेट द वेलोसिटी बाउंड्री लेयर थिकनेस इंक्रीजेस। ऐसा क्यों, बिकॉज there will be the retardation of molecules, retardation of the molecules, retardation of velocity due to the frictional effect, as a result to achieve the velocity of u infinity, we move in the transverse direction, we will move furthermore in the transverse direction simply, जिसके कारण आपका थिकनेस बढ़ जाता है, ठीक है। रिटार्डेशन के कारण हमें पहुंचना, तो हमें पहुंचेगा कहाँ, हम नहीं पहुंच रहे हैं, एक्चुअली फ्लो ही एक्चुअली खुद ब खुद वो तो पहुंचेगा कहाँ पे, उसे एक टाइम ऐसा आएगा जब यू इन्फिनिटी तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर इरोटेशनल रीजन ऑफ फ्लो, पूरा यू इन्फिनिटी सेम हो जाएगा इस रीजन के बाद, इस पॉइंट के बाद पूरा का पूरा यू इन्फिनिटी सेम, इस पॉइंट के बाद पूरा का पूरा यू इन्फिनिटी सेम। ये मैं नहीं पहुंच रहा हूं,
flow itself reaches to the u infinity and as a result it moves more in the transverse direction, जिसके कारण डेल्टा 2 ग्रेटर देन डेल्टा 1 हो जाएगा। हालांकि इतना लैंग्वेज क्या लिखना है, एक छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं, मैथमेटिकल पॉइंट समझ लेते हैं। इतना ज़्यादा मैं लैंग्वेज इवन पीडीएफ में भी नहीं दूंगा, ठीक है। एक छोटा सा मैथमेटिकल पॉइंट समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या किया मैंने कि 1 पे एक क्या किया मैंने, स्लोप ड्रॉ किया, 1 पे स्लोप ड्रॉ किया और यहां पे एक स्लोप ड्रॉ किया, ठीक है ना, यहां पे एक स्लोप ड्रॉ किया। अब आप देख रहे होंगे कि विच वन इज स्टीपर, इज डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज करने के कारण सेकंड कर्व क्या हो जा रहा है आपका, ज्यादा स्टीपर हो जा रहा है। सेकंड कर्व क्या हो रहा है आपका, ज्यादा स्टीपर हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सेकंड कर्व ज्यादा स्टीपर हो जा रहा है, सेकंड कर्व ज्यादा स्टीपर और ये ज्यादा फ्लैटर। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि किसका du बाई डी वाई एट सेक्शन 1 लिखा मैंने और du बाई डी वाई एट सेक्शन 2 लिखा मैंने, किसका ज्यादा होगा, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेकंड कर्व ज्यादा स्टीपर हो जा रहा है क्योंकि सबकी वेलोसिटी डिक्रीज कर गई, ज्यादा स्टीपर हो गया, जिसके कारण इसका स्लोप क्या मिल रहा है, स्टीपर दैन द फर्स्ट सेक्शन से ज्यादा स्टीपर मिल रहा है, फर्स्ट सेक्शन का ज्यादा फ्लैटर मिल रहा है। तो du बाई डी वाई दैट वन इज ऑब्वियस, स्लोप है ये आपका, ठीक है ना। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट इन द नॉर्मल डायरेक्शन, ये आपका y एंड एट द सरफेस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। एट द सरफेस y इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी बता चुका हूं। तो 1 लिखा मैंने, 2 लिखा। यू कैन इजिली रियलाइज कि du बाई डी वाई किसका ज्यादा होगा। जनरली स्टूडेंट क्या कहते हैं, मैं आपको एक जनरल आंसर बता रहा हूं। जनरल स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये स्टीपर है तो du बाई डी वाई इसका ज्यादा हो जाएगा, स्लोप इसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। एक जनरल, मैंने कहा कि जनरल आंसर बता रहा हूं, एकदम फ्रीक्वेंट जो मेरे पास रिप्लाई आता है ऑफलाइन क्लासेस में, तो वो कहते हैं कि du बाई डी वाई ये स्टीपर है, यानी कि इसका जनरली यही होता है कि अगर ये ग्राफ है, जितना ही स्टीपर होगा स्लोप उतना ही क्या होता जाएगा, और जितना ही फ्लैटर होगा उतना ही स्लोप क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जनरली स्टूडेंट यही जवाब देते हैं कि सेकंड वाले का क्या होगा, आपका सेकंड वाला आपका स्टीपर है, एज अ रिजल्ट आपका सेकंड वाले के लिए ज्यादा होगा। बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। हालांकि आप लोग भी समझ गए होंगे, ठीक है, कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बट फिर भी इसे आई एम गोइंग टू इरेज, इसे याद रखिएगा, या आपने नोट्स में मेंशन कर लेना, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा व्हाट हैपन एक्चुअली, देखिए एक है y और एक है x, एक है एक स्ट्रेट लाइन, सपोज टू बी, मान लिया मैंने कि स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है ना, कर्वेचर। तो एक है स्ट्रेट लाइन, अगर मैंने कहा आपसे du बाई डी वाई dy by dx, dy by dx slope है no doubt, but taken from the x axis, that one is called as the dy by dx। लेकिन अगर मैंने कहा suppose to be dx by dy अगर आपके क्वेश्चन में कहूं तो ये भी स्लोप है, लेकिन that one is taken from the y axis itself, and that slope is called as the dx by dy, that slope is called as the dx by dy। वैसे भी समझो ना, वैसे भी समझो, देखिए समझिए बात को। मैंने कहा एक परपेंडिकुलर लाइन डाला मैंने, एंड दैट वन इज कॉल्ड एज द y, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन, नॉर्मल लाइन आपका y, एंड दैट वन इज कॉल्ड एज द x। tan थीटा क्या होगा, अगर x एक्सिस से थीटा लेते हो, tan थीटा इज टेकन टू बी y by x, ठीक है। अब ये डिस्टेंस क्या है, अगेन x ही है ना, ये डिस्टेंस अगेन x ही है। तो लेकिन अगर थीटा y एक्सिस से लेते हो तो सोचो tan थीटा क्या होगा, x by y हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यानी कि dx by dy इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द y एक्सिस एंड dy by dx इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द x एक्सिस, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ थोड़ा रियलाइज करिए, y का डायरेक्शन तो ये है, लेकिन u का डायरेक्शन कौन सा है, u का एरो का डायरेक्शन देखिए, एरो का डायरेक्शन आपका x डायरेक्शन में है, तो यानी कि यहाँ पे u की जगह क्या है,
x की जगह u है, ठीक है, x की जगह u है, और कुछ इस तरीके से आपका प्रीवियसली याद करिएगा कॉर्ड फ्लो जब हमने पढ़ा था, प्रीवियसली याद करिएगा जब कॉर्ड फ्लो पढ़ा था तो यही आपका क्या था, वेलोसिटी प्रोफाइल था, यही आपका क्या था, वेलोसिटी प्रोफाइल था, ठीक है। तो u आपका ठीक है, जब y आपका ये है तो u ये है, जब y आपका बढ़ गया तो u ये हो गया, जब फर्दर y आपका बढ़ गया तो u इस तरीके से आपका इंक्रीज कर रहा है। नाउ यहां पे du by dy लिया गया है, du by dy यानी कि du by dy u is x and y and the slope is taken from the y axis, slope is taken from the y axis, ठीक है। मैंने कहा कि थोड़ा सा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी कि du by dy, ठीक है, du by dy at section 2 is less than du by dy at 1 is greater than, ठीक है ना। अरे ये समझिए ना आप, नाउ यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, ये और ये जितना ही स्टीपर होता जाएगा, ये जितना ही स्टीपर होता जाएगा, ये लाइन जितना ही स्टीपर होता जाएगा, वाई एक्सिस से स्लोप आपका कम होता जाएगा, वाई एक्सिस से स्लोप कम होता जाएगा। दैट्स व्हाई दिस वन इज द, तो लैमिनार में एक और रिजल्ट मिल गया, इसी के थ्रू इसे इंटरलिंक करने की कोशिश करेंगे, इसी के थ्रू इसे इंटरलिंक करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये कर्वेचर है आपका, दैट वन इज कर्वेचर, ठीक है, दैट वन इज कर्वेचर, ये आपका कर्वेचर है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कर्वेचर होने के कारण ना अपने एनालिसिस के लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा अजम्पशन करेंगे। आप भी जानते हो कि हालांकि ये कर्वेचर है, लेकिन अपने एनालिसिस के लिए एक छोटा सा, आप भी जानते हो मैथमेटिकल एनालिसिस को एज इट इज देखना, यहाँ पे चूंकि मैथमेटिकल एनालिसिस भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो एज इट इज देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा अजम्पशन किया मैंने, एज्यूम, मैंने पैराबोला की जगह या कर्वेचर की जगह एक सिंपल क्या ले लिया, मैंने ये सोचा कि ये आपका क्या है, इटसेल्फ है, लीनियर प्रोफाइल है, एज्यूम लीनियर प्रोफाइल, क्योंकि कुछ चीजें समझना है एनालिटिकली तो कुछ थोड़ा बहुत एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली हम मैथमेटिकल एनालिसिस भी नहीं कर रहे हैं। एज्यूम लीनियर प्रोफाइल, ठीक है। क्या लिख सकते हैं लीनियर प्रोफाइल के लिए, तो du by dy क्या हो जाएगा, सिंपली कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं du by dy के लिए, y इज इक्वल टू m इंटू u प्लस c, m इंटू u, अरे x की जगह u है ना, u है, y इज इक्वल टू, एक्चुअली ऐसे लिख लो, du by u इज इक्वल टू m इंटू y प्लस c, ऐसे लिख लो, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि du by dy है, u इज इक्वल टू m इंटू y प्लस c, ठीक है। व्हाट हैपन एग्जैक्टली, तो मैंने कहा कि जब y इज इक्वल टू 0, नो स्लिप कंडीशन, जब एट द सरफेस नो स्लिप कंडीशन के कारण u क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, u आपका 0 हो जाएगा, तो c भी यहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन सिंपली u इज इक्वल टू m इंटू y, ठीक है। m क्या है आपका, du by dy है। नाउ अगर y की जगह डेल्टा पुट करें, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। y इज इक्वल टू डेल्टा पुट करें, u की जगह क्या हो जाएगा आपका, u इन्फिनिटी हो जाएगा, तो u इन्फिनिटी इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं स्लोप क्या हो रहा है इन द लैमिनार फ्लो, पर्टिकुलरली अभी मैंने कहा कि लैमिनार फ्लो और रीजन फ्लो का कर रहा हूं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं m क्या हो रहा है, m डिक्रीजेस। अरे भैया u इन्फिनिटी कांस्टेंट है, m डिक्रीज कर रहा है, m और डेल्टा का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। m और डेल्टा का जब प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, m डिक्रीज कर रहा है, तो डेल्टा ऑब्वियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, सीधी सी बात है। तो मैंने कहा u इन्फिनिटी कांस्टेंट है, as the m decreases along the x direction, what happen actually, डेल्टा इंक्रीजेज। इसीलिए मैंने मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन कर दिया। आई एम नॉट गोइंग टू डिक्टेट एनी लैंग्वेज, और या फिर मैं पीडीएफ में भी ये नहीं दूंगा आप लोगों को, ठीक है। पूरा का पूरा मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन दे दिया। एक छोटा सा एजम्पशन है, एजम्पशन हुआ तो क्या हुआ, डजंट मैटर। पैराबोलिक इसकी जगह पे अगर दे देगा, पैराबोला के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करोगे, डेल्टा हर हाल में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो स्लोप अब यहां पे क्या हुआ, रिटार्डेशन होने के कारण आपका du by dy क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अरे ये आपका सपोज टू बी dy है,
ये सपोज टू बी dy है और ये आपका 0 और ये u, तो इनके बीच का डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे कम होता जा रहा है, तो du by dy कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस आपको u इन्फिनिटी तक, फ्लो को कहाँ तक पहुँचना है, u इन्फिनिटी तक पहुँचना है, दैट्स वाई इट विल मूव further in the transverse direction. That's why delta 2 is greater than the delta 1. You can easily realize. Now delta 2 is greater than delta 1. तो एक लैंग्वेज ये बन सकता है लैंग्वेज इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपका अगर if du by dy देख सकते हैं, du by dy इस assumption के अकॉर्डिंग और इस मैथमेटिकल एनालिसिस, हालांकि एग्जाम्पशन किया है बट स्टिल मैथमेटिकल एनालिसिस कहीं ना कहीं ट्रू है, और मैंने कहा यू कैन इजीली रियलाइज। तो कह सकते हैं लैंग्वेज कि इफ du by dy decreases as we move in the laminar region of flow, du by dy decreases as we move in the laminar region of flow, the velocity boundary layer thickness, the VBL thickness starts to grow. या कह सकते हैं VBL thickness grow in the laminar region of flow. हालांकि देख रहे हैं कि आगे भी बढ़ ही रहा है, बट यहाँ पे क्यों बढ़ रहा है, क्यों इंक्रीज कर रहा है, we will see, don't worry, आगे क्यों इंक्रीज कर रहा है ये हम देखेंगे। बट यहाँ पे क्या सकते हैं कि as we move in the laminar region of flow, du by dy डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, that's why the velocity boundary layer thickness grows in that डायरेक्शन, ठीक है। दैट्स वाई डेल्टा 2 इज ग्रेटर देन डेल्टा 1। और एक तो मैंने आपको लैंग्वेज बताया ही था, एक लैंग्वेज आप ये भी लिख सकते हो, हालांकि मैंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है इतना मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करने के बाद, अब उस लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। एक लैंग्वेज तो मैंने बताया था, एज वी मूव इन द लैमिनार रीजन ऑफ फ्लो द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल गेट रिटार्डेड इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ठीक है ना, गेट रिटार्डेड इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, बट the flow has to achieve u infinity, but flow has to achieve u infinity in the transverse direction. As a result, in order to achieve u infinity, velocity boundary layer thickness grows in the laminar region of flow as we move on the फ्लैट प्लेट। ये भी एक लैंग्वेज हो सकता है, बट मैंने कहा इतना लंबा चौड़ा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये लैंग्वेज लिखोगे कि du by dy डिक्रीज कर रहा है, डेल्टा इंक्रीज करेगा एज वी मूव इन द लैमिनार रीजन ऑफ फ्लो, ज्यादा कुछ नहीं। एक और चीज लास्ट आपके लैमिनार फ्लो में, उसके बाद खत्म करेंगे यहीं पे लैमिनार फ्लो, ठीक है। लैमिनार फ्लो हम लोग जानते हैं कि tau is equal to mu into du by dy. We know that tau is equal to mu into du by dy. What happen actually? क्या होगा आपका, अब थोड़ा देखिए, इंटरलिंक तो आप बड़ी इजीली कर सकते हैं। नाउ यू कैन इजीली इंटरलिंक, दैट इज कि आपका अगर du by dy डिक्रीज कर रहा है, तो मैंने कहा म्यू बेसिकली यहाँ पे जो भी सिलेबस हम पढ़ते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में। न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए म्यू क्या रहता है? रिमेन्स कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या रहता है आपका? तो जनरली फ्लूइड मैकेनिक्स में कहीं भी टेम्परेचर इनकाउंटर नहीं होता है। हालांकि थर्मल कन्वेक्शन में जब हम थर्मल बाउंड्री लेयर पढ़ेंगे तो वहां पे जनरली आपका म्यू इनकाउंटर होता है, बट देखेंगे कि म्यू भी वहां पे एक सर्टेन टेम्परेचर पे लेते हैं, एंड वी विल सी, वहां पे देखेंगे। अभी फिलहाल में रहने दीजिए इसे, तो मैंने जितना बताया इतना ध्यान दीजिए। न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं, हमारा पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस ही न्यूटोनियन फ्लूइड पे बेस्ड है, ठीक है ना। और उसमें म्यू क्या होता है? कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो म्यू तो आपका कांस्टेंट है, अगर du by dy लैमिनार रीजन ऑफ फ्लो में डिक्रीज कर रहा है तो du by dy भी क्या होगा आपका, यानी कि शियर स्ट्रेस भी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि दैट वन इज tau 1 एंड tau 2 इज लेस देन। अब देखिए शियर फोर्स डिक्रीज करने का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शियर फोर्स एज वी मूव इन द लैमिनार फ्लो? शियर स्ट्रेस, विस्कस शियरिंग स्ट्रेस डिक्रीज कर रहा है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था कि इसी में अगर एरिया से मल्टीप्लाई करें, हालांकि बाद में देखेंगे
कि इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वी विल सी लेटर, बाद में देखेंगे कि इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सिंपली मल्टीप्लिकेशन से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि शियर स्ट्रेस हर एक पॉइंट पे क्या होता जाएगा, वेरी करता जाएगा। तो लेकिन एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये ले सकते हैं कि शियर स्ट्रेस इनटू द एरिया, अगर शियर स्ट्रेस ज्यादा है, शियर स्ट्रेस ज्यादा है, व्हाट हैपन एक्चुअली, रेसिस्टिंग फोर्स, फ्रिक्शनल इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होगा, फ्रिक्शनल इफेक्ट भी ज्यादा होगा। और अगर आपका एफ वी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आपका शियर स्ट्रेस कम है तो एफ वी भी क्या होगा, फ्रिक्शनल इफेक्ट भी क्या होगा, विस्कस इफेक्ट भी क्या होगा, कम होगा। तो हम देख रहे हैं कि शियर स्ट्रेस घटता जा रहा है। जब शियर स्ट्रेस हमारा घटता जा रहा है इन लैमिनार रीजन ऑफ फ्लो में, तो एक बात और कह सकते हैं कि द फ्रिक्शनल इफेक्ट एट एवरी लोकेशन, as we move in the laminar region of flow, the frictional effect decreases, the frictional effect decreases, or you can say the shear stress, the value of that shear stress different at different location, या कह सकते हो decreases at different लोकेशन, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि डिक्रीज करता जा रहा है, फ्रिक्शनल इफेक्ट हमारा डिक्रीज करता जा रहा है। ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट फिनोमेना है इस टर्बुलेंट को समझने के लिए, ठीक है ना। ये टर्बुलेंट को समझने के लिए ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि मैंने कहा कि जैसे जैसे लैमिनार फ्लो में बढ़ रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट एक्सप्रेशन हमारा क्या होता जा रहा है, शियर स्ट्रेस एट अ पर्टिकुलर लोकेशन डिक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। या कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल इफेक्ट एज वी मूव इन द लैमिनार रीजन ऑफ फ्लो, फ्रिक्शनल इफेक्ट हमारा क्या होता जा रहा है, फ्रिक्शनल इफेक्ट हमारा डिक्रीज करता जा रहा है। दिस वन इज एग्जैक्टली ना। इसका अब यूटिलाइजेशन देखेंगे कि टर्बुलेंट फ्लो को डेवलप करने में ये कैसे हेल्प कर रहा है। टर्बुलेंट फ्लो को डेवलप करने में हाउ दैट शियर स्ट्रेस, डिक्रीमेंट इन द शियर स्ट्रेस, हाउ इट हेल्प टू डेवलप इन द turbulent flow, we will try to understand, ठीक है।